बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो है वो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि दिखाना चाहूँगा। ये देखें, अगर आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, शायद जी हो रही है स्क्रीन शो आपके पास। तो यहाँ पे देखें 10th बैच का मैंने जो है ना वो आज सुबह से, बल्कि कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका लेक्चर अपलोड करने के। बाकी तमाम आज कल क्लास हुई है जो वीकेंड की ना, रात को 8 से 10, उसका भी ये देखें लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है। उससे पहले जो है वो सैटरडे वाली क्लास का ये ठीक है, और संडे आज जो क्लास हुई है उसकी भी जो है वो अपलोड हो चुका है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप वाले लेक्चर में क्या इशू हो गया है कि जब वो 70-80 पे पहुँचता है तो उसकी जो है ना वो अपलोडिंग फ़ेल हो जाती है बार बार ना। तो भी मैंने इसका अगेन फॉर्मेट भी चेंज किया है इसका वीडियो का, और अब मैंने अगेन इसके जो MBs हैं पहले भी मैंने कम किए, अब अगेन मैंने कम करके दोबारा मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप कि अभी अगेन जो है ये 12% पे आ गया, शायद ये आपको शो हो रहा हो। ये देखें अपलोडिंग 12% आ रहा है लिखा हुआ ना। तो ये जैसे ही अपलोड होता है तो मुझे आपसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र है आप लोगों की कि ये अभी तक मैंने आप तक शेयर नहीं किया। तो ये भी लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर वीडियो को ब्रेक करके ना इसको डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट्स में, और फिर आपको जो है वो शेयर करता हूँ। तो एक्चुअली पहले जो वीडियो है मेरे पास वो मैक्सिमम 1 घंटे की है, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें टाइम ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो साउंड नॉइस रिमूवर भी लगा दिया, जिसकी वजह से इसके जो है ना वो GP बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। तो अब ये शायद मुझे तो लगता है उसी वजह से ये इशू कर रहा है। बाकी तमाम वीडियो जो हैं ये अपलोड हो चुकी हैं, जस्ट ये आप वाली वीडियो जो है इशू कर रही है। बहरहाल होप कि ये हो जाएगी, अदरवाइज़ हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी, हमने पैकेजेस के बारे में पढ़ा था। पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको अगेन वर्किंग डायरेक्टरी से लेके आगे की तरफ चलूँगा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। और उसके बाद हम आगे GG प्लाट की तरफ चलेंगे और प्लाट ड्रा करके देखेंगे कि जो है वो R में प्लाट कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर करता जाऊँ, बल्कि एक बात मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमने R को चलाना सीखना है, R की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। R को ड्राइव करना सीखना है, R की मैकेनिक नहीं सीखनी। जिस तरह गाड़ी को हम ड्राइव करना सीखते हैं ना, और जब हमें ड्राइव करना आ जाए फिर हम रास्ता सीखते हैं, रास्ता पूछते हैं लोगों से, रास्ता पूछते पूछते हमें फिर वे आना चाहिए, रास्ता आना चाहिए, रोड्स। लेकिन आजकल रोड्स पूछने के बजाय हमें ऑनलाइन फैसिलिटी है GPS की, वो हमें खुद ब खुद मैप बता देता है कि आपने इस तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ आपके कंसेप्ट जो है ये क्लियर करता जाऊँगा कि किस तरह हम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके R में हम उसको अप्लाई करेंगे और उस पर डाटा एनालिसिस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप R ओपन कर लें। R ओपन करने के बाद जो पहला स्टेप आपने करना है, आपने सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है। वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है ये अगेन मैं आपको रिपीट करवा दूंगा और बनवा भी दूंगा कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक वीडियो भी नहीं पहुंची और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने लास्ट क्लास भी ज्वाइन नहीं की। तो मे भी आप लोगों को इशू हो कि वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो कैसे बनाई जाती है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की है उनको तो आइडिया होगा, और जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की उनको वर्किंग डायरेक्टरी का नहीं पता होगा। वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक केबन है। मैं आपको थोड़ा सा जस्ट रिपीट कर देता हूँ लास्ट लेक्चर
ताकि जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनको भी जो है वो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की वो भी जो है वो हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी एग्जांपल में अगेन आपको सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में बिठा देता हूँ। आप सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और आज आपको सुपरवाइज़र आपके हाथ में कीज़ देते हैं और एक केबन दे देते हैं। कहते हैं कि ये जो केबन है, ये अलमारी है, ये आपकी है। आपने तमाम चीज़ें अपने रिसर्च से रिलेटेड हर चीज़, नोट्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, आर्टिकल हैं, केमिकल्स हैं, ग्लासवेयर है, जो भी चीज़ आपकी जो रिसर्च से रिलेटेड है ना, आपने इस अलमारी में रखनी है और उसकी चाबियाँ आपको दे देते हैं। आप क्या करते हैं, चाबियाँ लेने के बाद, कीज़ लेने के बाद आप जो केबन है, अलमारी है, वहाँ पे जाते हैं और अलमारी का नाम चेंज करके, अगर वहाँ पे पहले किसी को लाट थी तो आप वहाँ से उसका नाम चेंज करके अपना नाम वहाँ पे लगा देते हैं कि ये जो लाइब्रेरी है ये मोहम्मद अली की है, कासम अली की है, ठीक है। ऊपर वहाँ पे आप नाम लिख देते हैं अपना। वर्किंग डायरेक्टरी भी कुछ इसी तरह की है। वर्किंग डायरेक्टरी आर में एक केबन है जो हमारे सुपरवाइज़र हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने सारी चीज़ें रखनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी में काम किया है तो वो आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। उस फ़ोल्डर को आप उठा के जहाँ मर्ज़ी ईमेल कर दें और उस लैपटॉप पे बैठ जाएं। आपका तमाम काम जो आपने अपने लैपटॉप पे किया होगा, जितने पैकेजेस आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किए होंगे, वो आपको वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में इंस्टॉल होंगे। आप वर्किंग डायरेक्टरी को कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको 5 साल बाद भी अपने डाटा की ज़रूरत पड़ गई है, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उसको वहाँ से जस्ट फ़ोल्डर को ओपन करके वहाँ से आर में ओपन करेंगे तो आपके सारे पैकेजेस वैसे के वैसे पड़े होंगे। आपको कोई भी पैकेज दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ आते हैं। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, स्क्रीन नंबर 3, होपफुली कि अब आप लोगों को स्क्रीन्स के नाम याद हो चुके होंगे। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर पे जिन लोगों ने तो ये वर्किंग डायरेक्टरी बना रही थी, वहाँ पे उन्होंने जो नाम रखा था वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे 10th बैच, ये देखिए मेरे पास 10th बैच शो हो रहा है। आप लोग कंफर्म करें और मुझे बताएं कि आपने जो वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है या नहीं शो हो रही। और जिन पार्टिसिपेंट ने वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनाई वो चेक करें कि उनको यहाँ पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पे देखें मुझे शो हो रहा है यहाँ पे 10th बैच। आप चेक करें आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है। शो हो रही है तो ओके, अगर शो नहीं हो रही तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रही तो फिर भी मुझे बताएं। और अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई ही नहीं है, आपने फ्राइडे वाली क्लास अटेंड नहीं की, आज वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो भी मैं आपको वर्किंग डायरेक्टरी बनवा देता हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट इकट्ठे मिल के आगे चलें। जहाँ साहब, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है। आप कह रहे हैं कि वी कैन चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल वी विद इज ऑन डेस्कटॉप एंड आई वांट टू टेक इट टू द डी फोल्डर, सो वी डू इट। सर, अगर मैं आपका माइक ओपन करूं तो मुझे क्लियर कीजिएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं जहाँ साहब। हाँ, तो जिनके पास न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है और अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है तो कंप्लीट सेंटेंस लिखें, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों के पास अभी वर्किंग डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। जिन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी बना ली थी जस्ट वो यस टाइप कर दें, ठीक है। फिर मैं उनको शो करवा देता हूँ कि वर्किंग डायरेक्टरी आपकी कहाँ पड़ी हुई है। जहाँ साहब, मैं माइक आपका अगर ओपन करूँ तो मुझे क्लियर कीजिएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
काइंडली जिन लोगों ने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी, हाँ, ये जिस तरह डॉक्टर अरूज साहिबा ने मैसेज किया ना कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी लेकिन ओपन नहीं हो रही, ठीक है, जस्ट इस तरह मैसेज कर दें। और जिन्होंने अभी तक बनाई नहीं है वो नो लिख दें। जाजेब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके सर, जहाँ ठीक है। चलें, ये मैं आपको ना बता देता हूँ आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आई है। अगर तो मैं रिपीट कर देता हूँ जो मुझे समझ आई है। अगर वही आपका क्वेश्चन है तो यस कर दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने, ये क्वेश्चन आपके सामने कर लूँ, कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई डेस्कटॉप पे, अब आप उसको ले गए हैं डी फोल्डर में। वर्किंग डायरेक्टरी आपने बना ली है डेस्कटॉप पे, अब उसको ले गए हैं डी फोल्डर में। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी पड़ी हुई है वीकेंड बैच की, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। अब मैं इसको, अगर ये 10th बैच की डायरेक्टरी यहाँ पे पड़ी हुई है, अब यहाँ पे आपके पास एक शो हो रहा होगा इस तरह का आइकन, ये 10th बैच, ये वाला आर प्रोजेक्ट, इसकी टाइप होगी आर प्रोजेक्ट। अब आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, अब आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं डी फोल्डर में, ठीक है। मैं इसको ले जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके डी में पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, यानी मैं इसको डी में ले आया। अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपने इसकी लोकेशन चेंज कर दी है, अब आर को इसकी लोकेशन का नहीं पता, आर को इसकी लोकेशन का नहीं पता, तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे सेव है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये देखें, ये जो है ना, ये वाला आर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका जो है ना आर ओपन हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको आर स्टूडियो भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, आप जिस पर काम कर रहे थे ना, डायरेक्ट वो वर्किंग डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, जी सर, हो गया क्लियर आपको। आप उस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी वो वर्किंग डायरेक्टरी पड़ी हुई है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। ये देखें, 10th बैच की वर्किंग डायरेक्टरी मेरे पास शो हो गई है। अच्छा, अब कुछ पार्टिसिपेंट का इशू है कि उन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई नहीं है, और कुछ पार्टिसिपेंट का इशू ये है कि उन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई है लेकिन वो शो नहीं हो रही। जिनके पास वर्किंग डायरेक्टरी बनी हुई है और शो नहीं हो रही, पहले वो लोग देखें, स्क्रीन नंबर 4, स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे है 10th बैच, इसके साथ एक छोटा सा एरो का निशान है यहाँ पे कॉर्नर पे, ब्लैक सा, ये देखें बिल्कुल छोटा सा निशान है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनकी आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें मेरे पास 10th बैच, वीकेंड बैच, 9th बैच, प्रीमियम बैच, ये इनकी वर्किंग डायरेक्टरीज शो हो रही हैं। आपने जो वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करनी है आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। मैंने 10th ओपन करनी है तो मैंने 10th के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो है 10th वर्किंग डायरेक्टरी ओपन होगी। ये उन लोगों का आंसर है जिनके पास वर्किंग डायरेक्टरी बनी हुई है लेकिन उनको शो नहीं हो रही। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्किंग डायरेक्टरी आपकी शो हो जाएगी। अगर शो होगी है तो आप डन कर दें। अब वो पार्टिसिपेंट देखें जिन्होंने अभी तक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई ही नहीं है, ठीक है, उनके पास यहाँ पे शो रहा प्रोजेक्ट नॉन प्रोजेक्ट, अभी तक कोई प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यानी ये जो नॉन के साथ एक छोटा सा एरो है वहाँ पे क्लिक करें। साथ आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जी न्यू प्रोजेक्ट।
न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और जो है छोटी सी विंडो ओपन होगी जो आपसे पूछ रही है एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी या वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करें। अब अगेन वो आप पूछ रहे हैं न्यू डायरेक्टरी में आप क्या करना चाहते हैं। अब हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे लें। अब यहाँ पे हमने इसका 10th बैच रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, अपने नाम के ऊपर रख सकते हैं, बैच के नाम के ऊपर रख सकते हैं, ट्रेनिंग के नाम के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, जो आप को अच्छा लगे वो यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद नीचे है ब्राउज़ का ऑप्शन, ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, इसको आपने लोकेशन दे देनी है। डायरेक्टरी का नाम रखने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10th बैच। ठीक है, 10th बैच नाम रखने के बाद आपने इसको ब्राउज़ करना है और उसको लोकेशन देनी है, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, आप इसको डी ड्राइव में रखना चाहते हैं, आप इसको ई ड्राइव, यानी जहाँ पे भी आप इसकी लोकेशन देंगे वहाँ पे ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब इसको आप कर दें क्रिएट। इस पर क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और आपके पास इस तरह यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर जो आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई होगी वो लिखा हुआ शो हो जाएगा। सर काइंडली कंफर्म कीजिएगा आवाज़ मेरी आ रही है। फरहान अमजद साहब के पास इशू आ रहा है, काइंडली चेक कीजिएगा सब पार्टिसिपेंट को मेरी आवाज़ आ रही है। शायद ये ठीक हो गया। आई होप कि मेरी आवाज़ बाकी तमाम पार्टिसिपेंट को आ रही है। अच्छा, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब आपका इशू है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास इस तरह स्क्रीन शो हो रही है, ये डॉक्टर साहब ऐसे शो हो रही है। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब सर चैट में बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट जनरेट कर लें। यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखें आपको ब्लू और वाइट कलर में एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है जो कह रहा है न्यू फाइल। इसके ऊपर क्लिक करें और ये कह रहा है न्यू स्क्रिप्ट आर स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास 4 विंडोज़ हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये बटन है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का। ठीक है, तो ये आप मैक्सिमाइज़ के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास अगेन 4 विंडो शो हो जाएंगी। ठीक है, होप कि अब तमाम पार्टिसिपेंट के पास वर्किंग डायरेक्टरी मौजूद है। आज से हम जो भी काम करेंगे, जितने भी हमारी क्लासेस चलेंगी 20 से 25 दिन या 20 से 25 क्लासेस जो भी होंगी, वो सारी क्लासेस हमने इस वर्किंग डायरेक्टरी में रहते हुए कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया, होप कि यहाँ तक सबके पास डन है। अगर किसी के पास डन नहीं, कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो वो बता सकता है, और अगर सबके पास डन हो चुका है तो फिर मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ।
ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वहाँ पे हमने छोड़ा था प्लॉट पे। आज हम ड्रा करेंगे बेसिक प्लॉट्स, यानी बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा था, तो बीच में कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे जहन से निकल गई। वो मैं आपको बात ये बताना चाह रहा था कि एक तो बात ये है कि हमने आर को चलाना सीखना है, आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। ये बात जहन में बिठा लें। दूसरी बात, हमने एनालिसिस करने तो सीखने हैं। एनालिसिस के साथ साथ हमने 3 चीज़ें बेसिक सीखनी हैं। नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 रीडिंग, और नंबर 3 एडिटिंग। ये 3 चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो समझिए आप आर में एक्सपर्ट हैं। आर को राइट करना, आर को रीड करना और आर को एडिट करना। और इन सब में से जो, अगर तीनों में से मैं कहूँ ना, अगर आप पूछेंगे सर इन तीनों में से हम एक स्टेप कौन सा कर लें तैयार, किस स्टेप में हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग में, रीडिंग में या एडिटिंग में, तो मैं आपसे कहूँगा आप रीडिंग में अपनी कमांड अच्छी कर लें। आपको कोड लिखना ना आता हो कोई बात नहीं है, कोड पढ़ना ज़रूर आता हो। आप कोड को पढ़ के बता सकें कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने ये कोड लिखा है आपके सामने, तो कोई बता सकता है कि ये मैंने क्या लिखा है? अगर आप कोडिंग की ज़ुबान में बात करें तो ये मैंने एक कोड लिखा है। आप में से कोई बंदा बता सकता है कि ये मैंने कोड क्या लिखा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। सर क्वेश्चन है मेरा कि जो मैंने यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लाइन लिखी है ना आर की ज़ुबान में, इसको हम क्या बोलेंगे? ये अब्दुल समी साहब का मैसेज आया, स्ट्रिंग। कोई और पार्टिसिपेंट? जी डॉक्टर साहब, ये मैं जस्ट एक मिनट ये क्लियर कर लूँ क्वेश्चन, तो फिर मैं उसको सेव करना बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे ना जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचें, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैंने यहाँ पे एक लाइन टाइप की है, और ये लाइन मैं आपको वेरी फर्स्ट डे आपको बता चुका था कि इसका मतलब क्या है। इसमें जस्ट एक कोड है, और वो कोड पढ़ के हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। यस, हेडिंग। देखें ना, आप इस बात पे पहुंच गए ना। ये आपको कैसे पता चला कि ये हेडिंग है? यही कोड अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, इस तरह, अब ये कोड क्या है? हाँ, ये देखें ना, अभी आपको पिक हो गया ना, आपको रीड करना आ गया है। एक पॉइंट कम से कम वो ये वोकेबलरी है आर की ना। जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं ना, या चाइनीज़ सीखते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी वोकेबलरी होती है। उसकी जिसे हम आम सादा अल्फाज मीनिंग कहते हैं ना, उसकी वोकेबलरी, वो चीज़ जो है वो हमें बताती है। अब यहाँ पे देखें, जस्ट ये हैश टैग है, ये देख के आपको पता चल गया कि ये इतना कुछ लिखा हुआ, ये हेडिंग है। इसी तरह छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे जिसको आप रीड करके आप बता सकते हैं कि ये पूरा स्क्रिप्ट, पूरा कोड क्या कह रहा है। ठीक है, ये भी आस्ता आस्ता आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग्स के डे आगे जाते जाएंगे ना, आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाएंगे और आपको आर का लिखा हुआ कोड पढ़ना आ जाएगा। और जिस दिन आपको कोड पढ़ना आ गया ना खुद से सारा, समझे उस दिन आप आर में एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, अब आज हमने एक लाइन आर की पढ़ ली कि ये हमने क्या लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूँ। क्वेश्चन ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है इसको हम सेव करना चाहते हैं। इसका नाम ये अनटाइटल्ड 2 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ और इसको सेव करना चाहता हूँ।
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इसको सेव करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले मैं सेव करके दिखा देता हूँ इसको सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे एक बटन है आपके पास नीचे सेव का, ये देखिए सोर्स ऑन सेव, इसके साथ सेव का बटन है ये वाला, ऊपर भी है लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं जाना अभी। आपने ये नीचे स्क्रिप्ट में है ना, क्योंकि हम स्क्रिप्ट को सेव करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में सेव करना चाह रहे हैं, तो स्क्रिप्ट ये वाला बटन, इस पर क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो उसको आपने हमेशा याद रखें वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना है। अपनी वर्किंग डायरेक्टरी ढूंढें कहाँ पे आपकी, मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है, वीकेंड बैच, ये 10th, ठीक है। आप वर्किंग डायरेक्टरी में जाएं और इसका नाम रख दें ggplot2। तमाम लोग इसका नाम क्या रखें, ggplot2, और इसको सेव कर दें। अब देखें यहाँ पे आपका, यहाँ पे इस पर नाम इसका चेंज हो गया है, यहाँ पे आ रहा है ggplot2.r। देखिए हमने 2 लिखा था लेकिन साथ .r भी आ रहा है। .r इसकी एक्सटेंशन है, जैसे एक्सेल की फ़ाइल होती है उसके साथ एक्सेल आ रहा होता है, वर्ड की फ़ाइल के साथ DOC आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हर सॉफ्टवेयर की जो फ़ाइल होती है ना, वो उसकी एक्सटेंशन में सेव होती है, उसी फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो उस फॉर्मेट का नाम है .r। ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब अगेन हम आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में। अच्छा, अगेन हम आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के ऑफ़िस में। और आज हमारा जो है यहाँ पे 3rd डे है। आज 3rd डे है हमारा सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में ना। फर्स्ट डे उन्होंने हमें कहा कि आपने जिस प्लांट पे रिसर्च करनी है वो प्लांट लेके आएँ। हाँ, वो प्लांट लेने चले गए गाड़ी में बैठ के। फिर उन्होंने कहा जी आप फ़ाइल इंपोर्ट करें। फिर हमने रीड एक्सेल को यूज़ किया। रीड एक्सेल भी गाड़ी के तौर पे काम कर रही है ना, ऐसा ट्रांसपोर्ट के तौर पे, तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल को यूज़ करते हुए, उसको चलाते हुए हमने फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया आर में। कल मैंने आपको एक फ़ाइल शेयर की थी फाइकस की व्हाट्सएप ग्रुप में। सब लोगों के पास है वो फ़ाइल, उसको भी आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। उसको भी आप कॉपी करें, उस फाइल को आप कॉपी करें और वर्किंग डायरेक्टरी में ले आएं। उस फाइल को आप कॉपी करें। मैं भी आपके सामने कॉपी करता हूं और आपको करके दिखाता हूं। मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको कॉपी करें, कॉपी, और जहाँ भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सेव है, ये 10th बैच मेरे पास, और इसमें आप इसको सेव कर दें। सेव हो चुकी है फ़ाइल आपके पास। फाइकस वाली फ़ाइल वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो गई है। एक्चुअली क्वेश्चन मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है। इसका पर्पस ये होता है कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो है वो मैं ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गया, आप लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ ना। ये ना हो कि मैं जस्ट आपको बताता ही जा रहा हूँ और आप बहुत पीछे रह जाएं और आपकी प्रैक्टिस जो है ये साथ ना हो। ट्रेनिंग का पर्पस ही यही होता है कि हम हर चीज़ जो है वो परफॉर्म करें, बजाय देखने के, बजाय रीड करने के, याद करने के, हम वो चीज़ें परफॉर्म करें। ये इशरत ने ज्वाइन किया और इनको आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा, यहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर होगा और उन्होंने तमाम स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, अब हम सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है जिसका नाम है फाइकस। वो हमने अब अपने केबल में रखी हुई है। वो फ़ाइल हमने कहाँ पे रखी हुई है? वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी हुई है आपकी, आर से भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल्स, इस पर क्लिक करें। जितनी भी फाइल्स आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई यहाँ पे आपको शो होंगी। ये देखें, फाइकस की फ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है। ये जीजी प्लाट वाली अभी हमने सेव की फ़ाइल, ये भी शो हो रही है। फाइकस वाली भी फ़ाइल शो हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक स्टेप परफॉर्म कर लिया आप लोगों ने? फाइल पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 पे एक है प्लाट, पैकेजेस, और जो स्टार्ट वाला है बटन उसका नाम है फ़ाइल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, यानी आपको जो अलमारी अलाट की थी आपके सुपरवाइज़र ने वो ओपन होगी। और इसमें देखें आप सारी चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं। इसमें फ़ाइल भी हमारी पड़ी हुई है और वर्किंग डायरेक्टरी भी पड़ी हुई है, स्क्रिप्ट भी पड़ा हुआ है। होप के यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमने एक पैकेज इसमें इंस्टॉल किया था, रीड एक्सेल। सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? एक्चुअली सर आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ओरिजिनल जगह से आपने चेंज कर दी हुई है। अब आपको यहाँ से जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? ये देखें ना, ये मेरे पास आ रहा है यूज़र, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वीकेंड बैच। अगर यहाँ पे आप क्लिक करें ना, जहाँ पे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ये मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया, मुझे अब डेस्कटॉप शो होना शुरू हो गया, ठीक है? ये अब आपको यहाँ से आगे ढूंढनी पड़ेगी आपको ये फ़ाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि अब आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ठीक है? ये देखिए, जितना स्टेप पे आप ढूंढेंगे इसको उतने ही। अब मेरे पास ये अगेन मैं इसको ढूंढूंगा डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है ना फ़ाइल, वो लोकेशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल अभी आपने इसको फाइंड नहीं करना, ढूंढना नहीं है, इस पर टाइम नहीं जाया करना। जस्ट आपको ये मैं बताने के लिए कि हमारा डाटा, हाँ आपके पास आपकी डायरेक्टरी में जितनी चीज़ें हैं जस्ट वही शो होंगी। मेरे पास एक्चुअली डायरेक्टरी में एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो शो हो रही हैं। तो आपकी डायरेक्टरी के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जस्ट वो आपको शो होंगी। अच्छा, इसको अभी अब छोड़ते हैं क्योंकि मैं अब इसको डेस्कटॉप से हट गया हूँ, तो मुझे चीज़ें दोबारा ढूंढनी पड़ेंगी, बजाय हम इस पर टाइम ज़ाया करें। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। बल्कि ये मुझे मिल गया है वीकेंड बैच, यहाँ से 10th बैच, यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास ये जो ओपन हो चुके हैं। तो आप जो हेब साहब यहाँ से इसको ढूंढ के आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अच्छा, होप कि यहाँ तक आपका ये स्टेप क्लियर हो गया। हम बैठे हुए थे जी सुपरवाइज़र के ऑफिस में। अब सुपरवाइज़र साहब हमें कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्लॉट बना के लाएँ। जो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल है ना, ये आपने अलमारी में संभाल के रख दी है, इसके ऊपर आप प्लॉट बना के लाएँ। तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? जब भी सुपरवाइज़र ने हमें कोई काम अलाट करना है तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट से होगा, कौन से वे से होगा, कौन सा ज़रिया हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सोर्स हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो आपने सुपरवाइज़र से पूछा सर ये प्लाट किस में बनेगा? उन्होंने कहना है कि जीजी प्लाट 2। आप जीजी प्लाट 2 को यूज़ करें और प्लाट बना के लाएं। अब कल मैंने आपको बताया था कि जीजी प्लाट 2 में दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक क्यू प्लाट और एक जीजी प्लाट। क्यू प्लाट होता है क्विक प्लाट। अगर आपको अपने डाटे का फ़ौरन प्लाट चाहिए, जस्ट आप रॉ डाटा के लिए ना, आपके पास कोई जो है फ़ाइल है
500-600 उसके अंदर रोज़ हैं, 20-25 कॉलम हैं, और उसमें आप जस्ट देखना चाहते हैं कि कौन से प्लांट की वैल्यू सबसे हाई है या सबसे लो है, तो वो अगर हम उस डाटा सेट के अंदर वैल्यूज़ ढूंढने बैठ जाएं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना। तो आपके सुपरवाइज़र जस्ट ये चाहते हैं कि मैं जस्ट डाटा आपका देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, अब इसका जल्दी से ना प्लॉट बना के लाएँ। तो तब हमने क्यू प्लॉट यूज़ करना है। क्यू प्लॉट, क्विक प्लॉट, यानी फ़ौरन आपका प्लॉट बन जाता है। इसमें प्लॉट तो आपका जल्दी बन जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। क्विक प्लॉट में प्लॉट तो बन जाता है आपका अच्छा, जल्दी भी बन जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है, अब इसमें पहले आप क्विक प्लॉट बना के लेके गए हैं, सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है, इसको आप हम पब्लिश करते हैं, आप पब्लिकेशन के लिए इस पर प्लॉट बना के लाएँ, तो फिर आपने क्यू प्लॉट नहीं यूज़ करना, फिर आपने जी प्लॉट 2 यूज़ करना है। सर मुझे आपका डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब आपका क्वेश्चन है, कुड यू काइंडली अगेन रिपीट वाई यू लेफ्ट 2 and 3 ब्लैंक्स। सर ये कौन, अच्छा ये वाली ब्लैंक्स 2 and 3, इसको मैंने जस्ट इसलिए ओपन कर दिया ताकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना तो ये हमारे कोड अनरीडेबल हैं, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मेरे पास लैपटॉप की स्क्रीन भी छोटी है, और होपफुली कि आप लोगों के पास जब ये वीडियो आएगी तो उसमें भी थोड़ा सा आपको ना वीडियो को बड़ा करके देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसको खुला करके लिख रहा हूँ ताकि कोई जो है वो मिक्सिंग ना हो, आपको हर लाइन क्लियर शो हो। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप 2 लाइनें छोड़ दें तो भी कोई 3 लाइनें छोड़ दें, इस पर कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमें इतना पता चल गया कि हम 2 वे से प्लॉट बना सकते हैं। अब मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपका एक कोलीग है, उसको एक टेक्स्ट करो, एक मैसेज करो। अब देखिए मैसेज करने के यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है मेन जो है। एक आप मैसेज से, जो बाय डिफ़ॉल्ट हर मोबाइल में होता है मैसेज का ऑप्शन, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप से कर सकते हैं। अब देखें जो आपने सिम से मैसेज किया उसकी क्वालिटी चेक करें, और जो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया उसकी क्वालिटी चेक करें। जो सिम से आपने मैसेज किया ना, वो आपको पता ही नहीं है कि पता नहीं वो डिलीवर हुआ है या नहीं, सेंड हो गया है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डिलीवर का भी पता चल गया कि मेरा मैसेज डिलीवर हो चुका है। फिर व्हाट्सएप पे आप फ़ौरन वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं उसको। सिम पे वॉइस मैसेज करना मुश्किल है। फिर आप उसको जो है वो वीडियो मैसेज भी कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं मैसेज में, ठीक है। सेम इसी तरह क्यू प्लॉट में ऑप्शन थोड़े हैं, क्वालिटी लो है। जी प्लॉट में क्वालिटी बेहतर है, जिस तरह व्हाट्सएप पे है। मैसेज का अगर हम व्हाट्सएप के साथ कंपेयर करें तो व्हाट्सएप बहुत एडवांस है ना। इसी तरह जी प्लॉट 2 क्यू प्लॉट से बेटर है, लेकिन अगर आपको फ़ौरन मैसेज चाहिए, फ़ौरन मैसेज सेंड कर दें, क्योंकि अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, अगर हम जी व्हाट्सएप की तरफ जाएंगे तो हो सकता है हमें नेट की ज़रूरत पड़े। फिर हम जब तक नेट कनेक्ट करते हैं तो तब तक तो आपका मैसेज करने का टाइम ख़त्म हो जाए, तो फिर हम फ़ौरन मैसेज कर देते हैं राइट करके, ठीक है। लेकिन जब आपने हाई क्वालिटी का मैसेज करना है तो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। सेम जहाँ पे जब हमने प्लॉट, सिंपल प्लॉट बनाना, जस्ट अपना डाटे को व्यू करने के लिए, उस पर कोई पब्लिकेशन नहीं करनी, जस्ट उसको चेक करने के लिए कि प्लॉट में कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम निकाल के आगे रिसर्च में लेके जा सकते हैं, तो आपने क्यू प्लॉट यूज़ करना। और जब हमने उस डाटे को पब्लिश करना है तो हमने जी प्लॉट को यूज़ करना है। अब हम दोनों वे से ट्राई करेंगे कि क्यू प्लॉट से और जी प्लॉट 2 से कैसे प्लॉट बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है सबाहत जावेद का
क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट टू को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। क्यू प्लॉट होता है क्विक प्लॉट, फ़ौरन आपको प्लॉट मिल जाता है। जीजी प्लॉट, जी मीन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यहाँ पे हम ग्रामर यूज़ करेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, आर प्रोग्रामिंग आर लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम ग्रामर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जीजी क्या है, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यहाँ पे हम ग्राफिक्स अप्लाई करेंगे और ग्राफिक्स जहाँ पे अप्लाई हों उस विजुअलाइजेशन की, उस ग्राफ की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। होप कि क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अच्छा, अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ। हम क्यू प्लॉट को यूज़ करते हैं, सॉरी जी प्लॉट को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि जी प्लॉट को यूज़ करके हम किस तरह का प्लॉट बना सकते हैं। तो जी प्लॉट के लिए यहाँ पर टाइप करें जी प्लॉट, यानी हमने मशीन ऑन कर ली जी प्लॉट की। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बल्कि वो मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा, फिर हमें समझ आएगी। जी प्लॉट ब्रैकेट, सबसे पहला काम हमने क्या करना था, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में 3 चीज़ें समझाई थी कि हमें प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। डाटे का मैप, और उसके बाद जियोमेट्री। जिस तरह घर बनाते हैं ना, तो पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, तो ये डाटा क्या है, मटेरियल। अब इस मटेरियल को कहाँ कहाँ पे लगाना है, वो है मैप, मैपिंग करना, ठीक है। यानी आपने कमरा कहाँ पे बनाना है, आपने किचन कहाँ पे बनाना है, आपने हॉल कहाँ पे बनाना है, सहन कहाँ पे बनाना है, ये है मैपिंग। जियोमेट्री, आपने घर मुकम्मल कर लिया, अब उसकी बाहर की जो लुक है, बाहर की जो डिज़ाइनिंग है, घर सीधा बनाना है, स्ट्रेट बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, उस पर जो है वो पिलर वगैरह लगाने हैं, जो आउटर लुक है उसकी, उसको कहते हैं ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है हमारे पास वो ग्राफ की फॉर्म में होता है, यानी सॉरी एक्सेल की फॉर्म में जो डाटा सेट है जिसमें कॉलम्स हों और रोज़ हों, वो हमारा डाटा होता है। अब उस डाटे को हमने मैप करना। मैप का मतलब क्या है कि उस डाटे को हमने, कुछ चीज़ों को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और कुछ को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। यानी हमने ये डिफ़ाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखना है और वाई एक्सिस पे किसको रखना है, इसको कहते हैं मैपिंग करना। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं ज्वाइन किया। टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी हम यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डाटा देते हैं, डाटा इक्वल, डाटे का नाम क्या है, फाइकस, ठीक है। उसके बाद मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है, ये ES, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, ये भी मैपिंग में आता है, ठीक है। मैपिंग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैपिंग एस्थेटिक इक्वल होती है एस्थेटिक, यानी इसको हम डेकोरेट करना, इसकी फिनिशिंग करना। उसके बाद प्लस जियोम, जियोम पॉइंट। अब ये चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड करनी है, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये फॉर्म, मैंने एक फॉर्म बना लिया है। अब ये फॉर्म मुझे पढ़ना आ गया, यानी अगर इस फॉर्म को मैं पढ़ूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी हम एक प्लॉट बना रहे हैं, जो फाइल है ना, ये वाली फाइल, फाइकस की फ़ाइल के ऊपर हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस पर एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने प्लान कर लिया। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि हमने फार्मूला तो लिख लिया है, जी प्लॉट ओपन कर लिया है, लेकिन जो हमारी फ़ाइल है वो भी केबल में ही पड़ी हुई है। हमने मशीनरी ऑन कर ली है, माइक्रोस्कोप ऑन कर लिया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन कर लिया हुआ है, लेकिन हमारा जो सैंपल है वो हमारे केबल में ही पड़ा हुआ है। वो तो हम लैब में लेके ही नहीं आए, ऐसे ही है ना। आप में से कोई पार्टिसिपेंट लेके आया अपना सैंपल लैब में, नहीं लेके आए।
सैंपल से मुराद यहाँ पे जो फाइल है हमारी एक्सेल की, जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है, वो फाइल तो हम लैब में लेके ही नहीं आए। उस फाइल को लेके आते हैं लैब में, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फाइल, जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करें। ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू शो होने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना, तो मेरे पास फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ये यहाँ तक फ़ाइल तमाम पार्टिसिपेंट इंपोर्ट करें और फिर डन का बटन दबाएं, फिर मैं अगले स्टेप पे चलूँगा। तमाम पार्टिसिपेंट ने फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है। जस्ट अभी फ्रिया फातिमा और जाजेब साहब का मैसेज आया है कि इन्होंने डन कर लिया है। चलें सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर आपके पास इशू तो नहीं, एरर तो नहीं आ रहा कोई? डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब, आपके पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, या जस्ट मैं रिपीट करूँ? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई एरर आया तो फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए होता है, इसको कहते हैं रीड एक्सेल। लास्ट लेक्चर अगर आप जब आपको मिलेगा वो आप अटेंड करेंगे तो ये लेक्चर फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट डाटा सेट, ये स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। ठीक है, स्क्रीन नंबर 3 ये है हमारे पास। स्क्रीन नंबर 3 जिसे कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे कर्सर नज़र आ रहा है ना, स्क्रीन नंबर 3, इसको कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे है इंपोर्ट डाटा सेट, ये ऑप्शन। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट के टॉप के ऊपर इंपोर्ट डाटा सेट, इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल से इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है जी इसकी लोकेशन ब्राउज़ करें, कहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें, ये आपको उसकी फ़ाइल पे लोकेशन पे ले जाएगा। यहाँ से फाइकस की फ़ाइल सेलेक्ट करें। फाइकस की फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू शो होने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना इंपोर्ट, तो आपकी जो फ़ाइल है वो आर में इंपोर्ट हो जाएगी। यानी आपकी अलमारी से निकल के आपने अलमारी से फ़ाइल अपने डाटे को निकाल के, अपने सैंपल को निकाल के लैब में ले आए हैं। ठीक है, अब ये देखें हमारी लैब में जो है ना ये फ़ाइल शो हो रही है। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब? क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? ठीक है, मैं स्क्रीन क्लोज़ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लें। और बाकी पार्टिसिपेंट को अगर इस तरह का इशू है तो वो भी काइंडली देख लीजिएगा साथ। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
सर लाइव चले सर, आप जो एरर आ रहा है उसकी पिक बना के मुझे शेयर कर दें। जो आपके पास एरर आ रहा है उसकी पिक शेयर कर दें मुझे। जो एरर आ रहा है आपके पास उसकी पिक शेयर कर दें तो भी मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें मैं आपको एक चीज़ और सुजेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए करें कि 2 आईडी से लॉगिन हुआ करें, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी ना। क्योंकि बास का जब हमें स्क्रीन शेयर करना पड़ती है तो फिर छोटा सा इशू हो जाता है कि लैपटॉप से जो है ना स्क्रीन शेयर करना मुश्किल हो जाता है। सर मैसेज आपका व्हाट्सएप पे नहीं आया मुझे अभी तक। ये व्हाट्सएप ग्रुप में किया है या काइंडली ग्रुप में शेयर करें? अगर मैंने ग्रुप ओपन किया हुआ है, जस्ट एक मिनट। हाँ जी सर, आ गया आपका मैसेज। हाँ ये ठीक है सर, आपका जो है ना वो रीड एक्सेल इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करें। अब अगेन आप यहाँ पे आएँ, आपके पास फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आएँ, इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ पे एक्सेल, और यहाँ पे आपके पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी। स्क्रीन नंबर 3 यहाँ पे, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। यहाँ आप एक और काम भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे देखें, आपके पास ना स्क्रीन नंबर 4 पे ficus.xl शो हो रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें ना, इस फाइल के ऊपर अगर आप क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आपको शो हो रहा है ficus.xl। इस पर अगर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो ये आपसे कहेगा व्यू फाइल, इंपोर्ट फाइल। आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो फाइल आपकी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ। होप के सर के पास अब फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। सर अगर ना हुई तो फिर भी मुझे मैसेज कीजिएगा। तो कोशिश करें कि किसी और लॉगिन से या डायरेक्ट भी बगैर आईडी के भी जो है ना वो लिंक को ज्वाइन करके जो है वो गूगल क्रोम से लॉगिन हो सकते हैं। तो वहाँ से लॉगिन हो जाएगी, फिर मैं आपको इंपोर्ट करवा देता हूँ फाइल। अच्छा, यहाँ पे हम चीज़ें डिफ़ाइन कर ली हैं। मैपिंग भी हमने बता दी है इसको, उसके बाद जो है वो एस्थेटिक भी बता दी है। अब हमने इसको बताना है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। अब हमारी फ़ाइल देखें, ये फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिक छोटा सा यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ाइकस, फ़ाइल का नाम, $, और उसके बाद यहाँ पे हम पेटल विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आते हैं, वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं फ़ाइकस, $, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेपल विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा कोड जो है, स्क्रिप्ट जो है, ये कंप्लीट हो चुका है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये कोड लिख लें, और आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट लैपटॉप से ओपन है,
यानी लैपटॉप पे उन्होंने जूम ज्वाइन किया हुआ है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी एक एरर आने वाला है। तो वो मैं आपकी स्क्रीन पे आपके थ्रू रिज़ॉल्व करवाऊँगा, ताकि जो है वो आपको एरर भी पता चल जाए कि एरर क्या है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ तक ये आप लोग एरर कोड नोट कर लें, फिर मैं इसको रीड करके बताता हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं। अभी इसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ इसलिए रखी हैं ताकि जो है ना हर स्टेप पे हमें पता चले कि जो एरर आ रहा है ना, असल चीज़ है एरर को पढ़ना। एरर हमें क्या दे रहा है, एरर को पढ़ के हमने अपने स्क्रिप्ट को करेक्ट करना है। तो हमें बहुत सारे एरर का सामना आएगा। सर स्क्रीन चेक करें, अब शायद शेयर हो रही है। मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी तरफ। अच्छा, यहाँ तक हमने स्क्रिप्ट लिख लिया। आप लोगों ने भी होपफुली स्क्रिप्ट यहाँ तक टाइप कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया है, ये $$ वाला। ठीक है, अभी हम इस कोड को रन करते हैं। आप लोगों ने भी ये कंप्लीट कर लिया, तो इसको रन करें। मैं इसको रन करने लगा हूँ। इस कोड को रन किया। अब ये देखिए इसने एरर दे दिया। एरर को अब हमने पढ़ना है। एरर इन ggplot, इसने कोड लिखा है, और लास्ट लाइन देखें, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन ggplot2। ये डायरी पे कहीं नोट कर लें, कुड नॉट फाइंड फंक्शन। जब ये आपको एरर आए ना, कौन सा एरर, कुड नॉट फाइंड फंक्शन, कुड नॉट फाइंड फंक्शन, इस एरर का मतलब ये है कि हमने हमारी लैब के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी लैब में वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यानी जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दी कि आपके सुपरवाइज़र कहते हैं पीएच मालूम करके आएँ। आप लैब में चले गए, आपको तो पूरी लैब में पीएच मीटर ही नहीं मिला, है ना। फिर आप कहाँ गए, लैब अटेंडेंट के पास, और उसके कंप्यूटर में सर्च किया क्या वहाँ पे पीएच मीटर पड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं, देखिए अब एरर का हमें पता चल गया। वो एरर क्या कह रहा है, वो कह रहा है ggplot2 आपके पास नहीं है। हमने तो कल इंस्टॉल किया था, तमाम पार्टिसिपेंट ने कल इंस्टॉल किया था ना लास्ट क्लास में, लेकिन वो कह रहा है आपके पास नहीं है। हम आगे पहले इसको कन्फर्म करते हैं क्या ये हमारे पास है या नहीं। आप आ जाएँ पैकेजेस में, स्क्रीन नंबर 4 पे, स्क्रीन नंबर 4 पैकेजेस। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ggplot2। देखिए यहाँ पे तो ये शो हो रहा है मेरे पास, आपके पास शो हो रहा है, ये मेरे पास ये ggplot2 शो हो रहा है। आप चेक करें क्या आपके पास ggplot2 शो हो रहा है, और मुझे मैसेज पे बताएं। नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 4 में ये जब आप ggplot पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार ओपन होगी। यहाँ पे जब आप ggplot2 लिखेंगे, देखें अभी गायब हो गया है। ggplot मैंने लिखा तो मेरे पास ये शो हो रहा है फर्स्ट लाइन में ggplot2। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट के पास ये शो हो रहा होगा, ठीक है। ये डॉक्टर शाकिर साहब के पास ये शो हो रहा है, किसी और पार्टिसिपेंट के पास भी शो हो रहा है यहाँ पे। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट का नेगेटिव जो आंसर है कि उनके पास नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने आके अपने सुपरवाइज़र को शिकायत लगाई कि
हमारे लैब में पीएच मीटर नहीं है, हमारी लैब में ggplot2 नहीं है। सुपरवाइज़र कहते हैं ggplot2 को इस्तेमाल करके ग्राफ बनाओ। हम अगेन सुपरवाइज़र के पास चले गए और उनको बोला कि हमारी लैब में तो ggplot2 है ही नहीं, अब हम क्या करें। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन लिखें HOD साहब को कि हमें पीएच मीटर मंगवा के दें। अब हम एप्लीकेशन लिखते हैं HOD साहब को, ठीक है। HOD साहब को एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, पैकेजेस में, और पैकेजेस में ऑप्शन है इंस्टॉल का, ये देखें ये मिल गया सबको, ये नज़र आ रहा है इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पे लिखें ggplot2। यहाँ पे आप लोगों ने क्या टाइप करना है, ggplot2। टाइप करने के बाद आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और जस्ट इसको इंस्टॉल कर देना, ठीक है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, आपके पास पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये शुरू होता है तो मैं आपको ये कहानी अगेन आपको सुना देता हूँ, पहले भी आपने सुनी हुई है। हमें सुपरवाइज़र साहब ने भेजा जी पीएच मालूम करके आएँ। सुपरवाइज़र ने आज हमें भेजा कि आप प्लाट बना के लाएँ, ठीक है। तो प्लाट बनाने के लिए हमने पूछा जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। उन्होंने कहा जी आर की लैब में जाएं और वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ggplot2, उसको इस्तेमाल करें। अब हम लैब में आए हैं, हम सैंपल भी अलमारी से निकाल के ले आए हैं और अब बैठे हुए हैं कि हमें ggplot2 मिले। अब हम ggplot ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। हमने फिर लैब अटेंडेंट का जो कंप्यूटर है उस पर भी सर्च कर लिया, वहाँ पे भी ggplot2 नहीं है। फिर हम दोबारा सुपरवाइज़र साहब के पास गए, उनको बताया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जाएं HOD साहब के पास, उनको एप्लीकेशन लिखें और आपका जो है वो पैकेज आपको वो इंस्ट्रूमेंट मंगवा देंगे। हम आते हैं पैकेजेस में, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है और ये हम HOD साहब को सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल पे अब प्रोसेस हमारा शुरू हो गया। HOD साहब ने जो है ना वो वर्किंग शुरू कर दी है और उन्होंने किसी पार्टिसिपेंट की ड्यूटी, किसी जो है वो पर्सन की ड्यूटी लगा दी है कि आपने कल तक हमारी लैब के अंदर ggplot2 लेके आना है। अब देखें ये वर्किंग कर रहा है सारा प्रोसेस। जब तक ये रेड है इट्स मीन कि आपका R जो है ये वर्किंग कर रहा है। अब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मंगवाने के लिए यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो वर्किंग कर रही है। अब देखते हैं कि कब तक ये आपके पास पहुंच जाता है। तो मेरे पास तो ये शायद लेट पहुंचे, नेट स्लो है। होपफुली आप लोगों के पास ये सक्सेसफुली अनपैक हो चुका होगा। जिन लोगों के पास एंड पे लाइन आ चुकी है सक्सेसफुली अनपैक्ड, वो चेक कर लें, उनके पास ये इंस्टॉल हो चुका होगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, वो भी प्रैक्टिस कर लें, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा इसको इंस्टॉल करने की।